मेरे बहुजन साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम कल के प्रश्नों से करेंगे। कल यूजीसी के विषय में मैंने आपको बताया था कि यूजीसी क्या है, ये क्यों लागू किया गया, क्यों लाया गया, इसमें 2012 में क्या नियम बने, 2026 में क्या नियम बने और विरोध के क्या कारण हैं और विरोध के क्या प्रश्न हैं, विरोध करने वाले क्या चाहते हैं और जो यूजीसी का समर्थन करते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्यों चाहते हैं कि यूजीसी जल्द से जल्द बिल ला के इन्हें लागू करे। तो इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे, उन प्रश्नों पर आज बात करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि यूजीसी के अंदर पहले एससी और एसटी ऐड थे, अब एससी, एसटी और ओबीसी भी ऐड हैं। जनरल वाले लोग कहते हैं कि इसमें जनरल को भी ऐड किया जाए क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे साथ भी होता है। मैं एक छोटा सा बिल लाना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अगर मैं एक छोटा सा बिल लाना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे भारत के अंदर माताएं बहनें हैं जो वर्किंग हैं, उन्हें उनके वर्किंग में 3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाए जिसका कोई भी पेमेंट ना काटा जाए और उन्हें 3 दिन आराम के लिए छुट्टी दी जाए उनके पीरियड्स के टाइम पर। जब भी उन्हें पीरियड होते हैं तो उन 3 दिन की छुट्टी उन्हें दी जाए ताकि वो आराम कर सकें, घर पर रिलैक्स होकर रह सकें। क्योंकि ये प्रॉब्लम लड़कियां ही समझ सकती हैं, वुमेन्स ही समझ सकती हैं कि उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं कितना भी कहूँ कि मुझे समझ में आता है, मैं जानता हूँ क्या प्रॉब्लम होती होंगी, लेकिन मैं नहीं जान सकता क्योंकि वो चीज़ें मुझे नहीं हुई हैं और उस चीज़ें से मैं अवगत नहीं हूँ। सेम जिस व्यक्ति को जातिगत उत्पीड़ना झेलनी पड़ती है, सिर्फ वही जानता है कि जातिवाद होता क्या है, करने वाला नहीं जानता है। आज भी हमारे लोगों को जब भी कहीं रूम लेना होता है तो उन्हें अपनी जातियाँ छुपानी पड़ती हैं, रूम नहीं मिलते हैं आसानी से। लोग कास्ट को लेके उनका नज़रिया बदल जाता है। वो कभी पार्टी में जाते हैं या कभी अपने फ्रेंड सर्किल में होते हैं तो उन्हें उन उन जब लोगों को पता चलता है कि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी वर्ग का है, तो अलग नज़रिया होता है लोगों का बात करने का। ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं और आज भी ये चीज़ें हैं, ज़मीनी स्तर पर हैं ये चीज़ें कि हमारे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, भेदभाव होता है उनके साथ और इस तरह से उन्हें दिखाया जाता है, इस तरह से शो ऑफ किया जाता है, मुँह से बोला भले ही ना जाए, लेकिन इस तरह से उन्हें महसूस करा दिया जाता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम बहुत नीचे हो। एक ऐसा ही किस्सा मुझे याद आता है बाबा साहब का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके इंडिया आते हैं। बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर वो वहाँ से जब आएंगे वापस और जब वो वहाँ पर होंगे तो उसके लिए वो स्कॉलरशिप देंगे और जब वो वहाँ वापस आएंगे तो 10 साल वहाँ पर काम करेंगे। सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ पर बड़ौदा में वो काम करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट था, वापस आते हैं, वो ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के दौरान 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 हफ्ते में ख़त्म करना होता है और 7 दिन के अंदर उनकी नौकरी छूट जाती है, वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। क्या कारण थे नौकरी छोड़ने के? नौकरी छोड़ने का सिर्फ एक ही कारण था, जातिगत भेदभाव। एक चपरासी जो उनकी सेवा के लिए था उनको दूर से फाइल फेंक के देता था और उनको बोलता था तू बन गया होगा कितना भी बड़ा आदमी, तू हो गया होगा बहुत भी विद्वान, लेकिन तू है तो नीच। पानी पीने के लिए उनका मटका अलग किया जाता था, पानी देने उनको चपरासी नहीं आता था। फाइल लोग फेंक के देते थे, स्टाफ उनकी बात को बिल्कुल इग्नोर करता था। उन्हें कमरा भी नहीं मिला, पूरे शहर में ढूंढने के बाद भी उन्हें कमरा नहीं मिला। जब वो पारसी धर्मशाला में रहने पहुंचे और ये बात लोगों को पता चल गई कि वो पारसी धर्मशाला में रह रहे हैं, तो पारसी समाज के लोगों ने उन्हें लाठी डंडा से मार मार के वहां से भगाने की कोशिश करी। किसी तरह जान बचाते हुए वो वहां से भागे और उनको 10 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ा। एक एग्जाम्पल नहीं है ये तो पुरानी बात है। अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती चली आ रही हैं और इस पर आप कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर होता है तो हमारे साथ भी होता है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ ना कभी हुआ है ना होता था। पहला सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। दूसरा सवाल ये है कि जो ईओसी कमेटी है, जो ईओसी सेंटर्स बनेंगे उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो 10 मेंबर होंगे। 10 मेंबर कौन कौन से होंगे? एक वीसी द्वारा नॉमिनेटेड, एक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ डिपार्टमेंट से, एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक महिला, एक फिजिकल हैंडीकैप और एक। इसमें ये लोग कहते हैं कि आपने जर्नल को क्यों नहीं ऐड किया? आप मुझे बात बताइए, क्या स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जर्नल नहीं हो सकता? उसमें ये नहीं लिखा है कि जर्नल हो ही नहीं सकते, हो सकता है। क्या वीसी द्वारा नॉमिनेटेड जर्नल नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ डिपार्टमेंट से जो व्यक्ति होगा जर्नल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस हैं होने के। क्या वुमेन जर्नल नहीं हो सकती? क्या फिजिकल हैंडीकैप जर्नल नहीं हो सकता? ये पांच लोगों की ये 5 लोगों की 90% श्योरिटी है कि ये जनरल हो सकते हैं। कैसे? आप एक बात बताइए, ऑल ओवर इंडिया अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 56, अप्रॉक्स 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वीसी हैं वो किस वर्ग के कितने हैं, ये आपको डेटा निकालना चाहिए। एससी का सिर्फ 1, एसटी का सिर्फ 1 और ओबीसी के 5।
कुल मिला के 7, 56 में अगर 7 हटा दे तो 49 बचता है। 49 वीसी जर्नल के हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि फिर भी एक जर्नल चाहिए, तो हमारे लोग कहाँ बैठेंगे, हमारे लोगों की जगह कहाँ होगी? और जिनके लिए ये बनाया गया है वो तो वहाँ पर रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, उनकी तो वहाँ पर संख्या ही नहीं होगी। आप बताइए, क्या ये भेदभाव फिर से शुरू नहीं हो जाएगा? जिस चीज़ को खत्म करने के लिए हम शुरू कर रहे हैं, क्या वो वापस से नहीं शुरू हो जाएगा? ऐसी संभावनाएं हैं, और ये हैं तो आपके रिप्रेजेंटेटिव। फिर आप जबरदस्ती का क्यों चाहते हैं? क्यों आप इसलिए जबरदस्ती का चाहते हैं कि ये बिल ना आ पाए, क्योंकि ये बिल आने से उस मानसिकता के लोगों को दबाव झेलना पड़ेगा। उस मानसिकता के लोगों को जो ये करते हैं, जो ऐसा करना चाहते हैं और करते भी हैं, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे। इस वजह से वो चाहते हैं कि जितना जितना हो सके हमारे लोग वहाँ पहुँचें, जिनके जरिए हम चीज़ों को रद्द करा सकें, जिनके जरिए हम वापस से अपना बोलबाला बना सकें। और ऐसे लोग देश के सगे नहीं हैं, ऐसे लोग एंटी नेशनल हैं, ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन हैं? आप खुद सोचिए कि इस तरह के रूल अभी भी क्यों जरूरत पड़ रही है, अभी भी ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं? कुछ केसेस हैं जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ केसेस हैं जो दर्ज ही नहीं हो पाते। मानसिक स्थितियाँ ऐसी होती हैं। तो दूसरे सवाल का भी आपको जवाब मिल गया कि आपके मेंबर तो हो ही जाएंगे। तीसरा सवाल, टाइम लिमिटेशन। इनका ये कहना है कि जल्दीबाजी में अगर फैसला होगा, जो 15 दिन का टाइम है उसके अंदर फैसला होगा, तो गलत फैसला हो सकता है। गलत फैसला होने पे भी आप आगे एक स्टेप जा सकते हैं, आप एक स्टेप और जाने का प्रावधान है। और दूसरी चीज, ये जल्दी फैसले हों, जल्दी इस चीज से बच्चे को रिलैक्सेशन मिले, इसलिए ये बनाया गया। वरना केसेस तो 6-6 महीने, साल भर, 2-2, 3-3 साल तक खिंचते हुए चले जाते हैं। और आखिरकार दबाव बनता है, आखिरकार यूनिवर्सिटी की तरफ से दबाव बनता है, उसकी फैमिली पर दबाव बनता है, और उस बच्चे को केस वापस लेना पड़ता है। इसीलिए 15 दिन का टाइम दिया कि 15 दिन के अंदर चीजें सॉल्व होंगी, क्योंकि लंबे समय से चीजें तो चली ही आ रही हैं। क्या हुआ उनका? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपके तीसरे सवाल का भी जवाब मिल गया। चौथा सवाल, फेक एंड फॉल्स कंप्लेंट, कि अगर कोई फेक और फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये आपकी मांग है। पहले था ऐसा, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? कारण रहे हैं हटाने के। फेक और फॉल्स कंप्लेंट अगर कोई करता है तो उसकी जांच होगी 15 दिन में, और 15 दिन में अगर पाया गया कि नहीं, कंप्लेंट वाजिब नहीं है, ये नॉर्मल है, इतना ठोस नहीं है, तो इस कंप्लेंट को रद्द कर दिया जाएगा। किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। वो बच्चा जिसके ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं उसको भी हिडन तरीके से ही रखा जाएगा। यानी कोई बहुत ज्यादा इस रूल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है ये सिर्फ एक कंप्रोमाइज होगा, और अगर कोई मैटर कुछ ज्यादा ही गंभीर है, तब ये चीजें आगे स्टेप में आएंगी, तो 15 दिन में फॉल्स कंप्लेंट वाले को की कंप्लेंट को रद्द कर दिया जाएगा। अब आप कहते हैं कि नहीं, उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सरासर दबाव बनाने के तरीके हैं। क्या हमने नहीं देखा है? हमें क्या पता नहीं है कि हमारा एक बच्चा कितनी हिम्मत करके कंप्लेंट करने जाता है, और कितनी हिम्मत करके कि वो इन चीज़ों से लड़ता है, जहाँ वो देखता है कि सारे सामंतवादी, सारे ऐसे लोग जो उसकी टांग खींचना चाहते हैं, जो उसको जातिगत नीचा दिखाना चाहते हैं, सब एक साथ बैठे हुए हैं और एक साथ बैठ के उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो हिम्मत करके कंप्लेन करने जाता है तो 100% ये संभावनाएं हैं कि उस पर दबाव बनाया जाएगा और कंप्लेन वापस करवाई जाएगी। और ये भी 100% श्योरिटी है कि दोष उसी के ऊपर मढ़ दिया जाएगा, कुछ ना कुछ कारण बना के उसी के ऊपर दोष मढ़ दिया जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि हमारा एक बच्चा कहीं कंप्लेन करता है और किसी किराए पे घर पे रह रहा होता है, अगले दिन मकान मालिक कहता है किराया मकान खाली कर दो। उसका भाई अब बहन कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार होने लगता है। ऐसी चीजें हमने देखी। भूल गया कुलदीप सिंह सेंगर केस, देखिए आप उस बच्ची के साथ, देखिए क्या क्या हुआ है। उसकी फैमिली में कौन कौन बचा है। उसके पिता को मार दिया गया, उसके चाचा को मार दिया गया, उसके भाइयों को मार दिया गया, उसके परिवार के अन्य सदस्यों को मार दिया गया। ये केस वापस ले लिया जाए, आवाज ना उठाई जाए, तो ये संभावनाएं नहीं है कि जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, ताकत रखते हैं, ताकत का दुरुपयोग करना चाहते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। और जो हमारे 9 लोग और भी पीड़ित होंगे, एक के साथ अगर बुरा हो जाएगा तो वो जो बेचारे 9 लोग हैं वो और ज़्यादा डर जाएंगे और हो सकता है पढ़ाई ही छोड़ दें। और अगर वो पढ़ाई छोड़ते हैं तो नुकसान देश का है। ये अफर्मेटिव एक्शंस देश में समानता के लिए लाने थे, देश में समता के लिए लाए गए थे कि देश मजबूत होगा। हजारों साल से शोषण करके मन नहीं भरा आपका, हजारों सालों से शोषण किया, हजारों सालों से पढ़ने का अधिकार नहीं, अच्छा खाने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़ों का अधिकार नहीं, 50 चीज़ें, भ्रष्ट टैक्स जैसी चीज़ें भी हमने पढ़ी। आप भूल रहे होंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन यही वजह थी कि भारत देश गुलाम बना था, यही वजह थी कि आपने पीछे करके अपने आप को गुलाम बनाया था। आज मौका है वापस से मजबूत बनने का, तो आप वापस से उसी नीति पे चल रहे हैं।
प्रॉब्लम क्या है? अगर इस तरह के नियम आ जाते हैं और अगर कोई इस तरह की घटना करता है, उस पे कड़ी से कड़ी सजा रखी जाए, उसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए ताकि और लोग सचेत हो जाएँ। समस्या क्या है? समस्या सिर्फ़ उन लोगों को है जो समस्या देना चाहते हैं। एक छोटा-सा बिल अगर मैं लाता हूँ कि शराब पीने की उम्र 25 साल कर दी जाए कि 25 साल से पहले कोई शराब नहीं पी सकता, कोई खरीद नहीं सकता, और कोई 18 साल प्लस का चिल्लाता है कि हमें वोट डालने का तो अधिकार है, हम बिल्कुल बालिग हो गए हैं, हम समझदार हो गए हैं, ऐसा रूल बेकार है। 20-21 साल, 22 साल के जो लड़के तैयार होते हैं कि नहीं ऐसा गलत नियम है, तो सीधी-सी बात है वो पीना चाहते हैं। ना पीने वाले के लिए कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं है, 25 कर दो, 28 कर दो। ना पीने वाले के लिए तो कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, पीने वाले के लिए दिक्कत है। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं कि इस तरह का हमारे साथ हो जाएगा, ये वही लोग हैं जो करना चाहते हैं। ना करने वाले को कभी समस्याएँ नहीं होती। तो ये आपके जो 4 सवाल थे, उन चारों सवालों का आपको जवाब मिल गए होंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजीसी बिल बहुत ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए, हमारे बहुजन लोगों के विकास के लिए। हमारे बच्चे अब स्कूलों में, कॉलेजों में जाना शुरू किए हैं। अभी उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की, सेफ्टी की ज़रूरत है, और यह आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे बच्चों को, अपने देश के बच्चों को प्रोटेक्शन दें। जय भीम, जय संविधान।